नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम रिपोर्ट इंडिया। खबरों की शुरुआत मुंबई से। मुंबई एटीएस ने मनसुख हिरेन की मौत की जांच शुरू कर दी है। अज्ञात लोगों के खिलाफ साजिश, हत्या और सबूत मिटाने का मामला दर्ज कर लिया गया है। मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिली स्कॉर्पियो को भी फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। यह स्कॉर्पियो मनसुख हिरेन की थी, जो विस्फोटक के साथ कुछ दिनों पहले मुकेश अंबानी के घर एंटिलिया के बाहर मिली थी। बाद में जांच में पता चला कि मनसुख की यह कार कुछ दिनों पहले ही चोरी हो गई थी। इस वाकये के थोड़े ही दिन बाद मनसुख हिरेन का शव मिला। विपक्ष हमलावर हुआ तो जांच एटीएस को सौंप दी गई। – 2021 को ठाणे के रेती बंदर घाट के ऊपर पाई गई मनसुख हिरेन, इसकी हत्या शायद की गई, इस प्रकार का संशय उनकी पत्नी श्रीमती विमला हिरेन इन्होंने व्यक्त किया है। इसके अनुसार अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध आईपी 302, 201 और 120B के तहत हत्या का गुनाह दाखिल किया गया है। आपको ये भी पता है कि मुकेश अंबानी, इनके घर के बाजू में जो स्कॉर्पियो गाड़ी में जिलेटिन की कांडिया या जिलेटिन की स्टिक्स पाई गई थी, उसका भी शोध जारी है। और मनसुख हिरेन, इनके मृत्यु का जो गूढ़ है उसका पूरा इन्वेस्टिगेशन करके महाराष्ट्र पुलिस जो भी कोई इसमें आरोपी होगा उसको सजा देंगी। हमारे साथ सोहित मिश्रा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। सोहित, गृह मंत्री का बयान हमने सुन लिया, लेकिन सवाल बहुत जुड़े हुए हैं, इसलिए इस पूरे मामले पर सबकी नजर भी है और सवाल भी हैं उसको लेकर। वो चाहे आत्महत्या है या हत्या है, अगर सुरक्षा मांगी गई वो सुरक्षा क्यों नहीं दी गई, वो घर से बाहर निकले ऐसा कुछ बातों में निकलकर सामने आ रहा है और वो वापस नहीं आए, उन्हें किसी का कॉल आया, मनसुख हिरेन की मैं बात कर रहा हूं। फिर वो गाड़ी का वहां खड़ा होना मुकेश अंबानी के घर के करीब और उसमें विस्फोटक होना, ये अपने आप में एक सवाल है। क्या यही सब वजहें हैं कि मामला अब एटीएस के पास है? जी बिल्कुल, देखिए विपक्ष की ओर से जैसे ही पहले ये सवाल उठाया गया, तभी विपक्ष ने तो देवेंद्र फडणवीस जो हैं विरोधी पक्ष के नेता, उन्होंने तो कह दिया था कि ये पूरा मामला एनआईए को सौंप दिया जाए। अब ये भी कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार के आप कह सकते हैं कि उनकी भी रेपुटेशन का सवाल था कि अगर ये एनआईए को सौंप दिया जाएगा, जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत का मामला जाएगा, तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठता था। और इसलिए विपक्ष की मांगों को न मानते हुए अपने भी कार्रवाई को सख्त दिखाने के लिए ये पूरा मामला एटीएस को दिया गया है। जिसके बाद अभी हमने सुना कि किस तरह से गृह मंत्री ने कहा कि एटीएस ने हत्या और साथ ही साथ दूसरे कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और अब जांच की जा रही है। लेकिन सवाल कई सारे हैं और प्रशासन से ही सबसे ज्यादा सवाल हैं, और इसी में विपक्ष भी जो है प्रशासन को घेरती नजर आ रही है, जिसके चलते अब विपक्ष आक्रामक हो रहा है और प्रशासन कहीं ना कहीं अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हुए दिख रही है। पहला सवाल यही उठता है कि अगर पत्र लिखा गया था, वो गृह मंत्री को भी लिखा गया, मुख्यमंत्री को भी लिखा गया, मुंबई और ठाणे के पुलिस कमिश्नर को भी लिखा गया, तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्योंकि उसमें कहा गया और मांग की गई थी कि उन्हें सुरक्षा की जरूरत है, सुरक्षा दी जानी चाहिए। तो अगर इस पूरे मामले में ये आपके प्राइम विटनेस हैं, इनकी गाड़ी का इस्तेमाल चोरी करके वहां पर जिलेटिन रखने के लिए किया जाता है, तो क्या इन्हें सुरक्षा नहीं दिया जाना चाहिए था? ये एक पहला सवाल उठता है। दूसरा सवाल इस गाड़ी को लेकर भी उठता है कि पूरे मुंबई में यही गाड़ी को चोरी किया गया जिसकी जो खराब हो चुका था, जिसे एक सड़क किनारे पार्क किया गया, वही गाड़ी को चोरी किया जाता है। कौन चोरी करते हैं आज तक पता नहीं चलता है। उसके बाद वो लोग कहाँ जाते हैं वो आज तक पता नहीं चलता है। हमने सीसीटीवी फुटेज देखा है कि किस तरह से मुंबई और ठाणे के बीच में जो टोल नाका है, वहां से 2 गाड़ियां जाती हुई नजर आ रही हैं, तो दूसरी गाड़ी कहाँ गई उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाती है। तो प्रशासन आखिर कर क्या रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल सामने आता है। तो इस तरह से जिस तरह से सवाल आ रहे हैं, और साथ में सचिन वजीर का जिस तरह से कहा जा रहा है मनसुख हिरेन के साथ पहले से बातचीत है, इन दोनों के बीच में क्या रिश्ता है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि मामला जरूर 25 फरवरी को मुकेश अंबानी के घर के करीब ये गाड़ी मिली होगी, लेकिन इन दोनों के बीच में जो कॉल रिकॉर्ड्स
का दावा देवेंद्र फडणवीस कर रहे हैं। उनका कहना है कि पिछले महीने जून जुलाई में भी इन दोनों के बीच में बातचीत थी, तो ये दोनों एक दूसरे को क्यों जानते थे। ऐसे कई सारे सवाल हैं जिसे लेकर प्रशासन से सवाल पूछा जा रहा है और इसलिए वो अब अपनी ओर से सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं। शुक्रिया सोहेद इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा में बीती रात एक सिरफिरे आशिक ने अपनी प्रेमिका और उसकी मां की चाकू से गोद कर नृशंस हत्या कर दी। घटना के वक्त मां बेटी अपने घर में सोए हुए थे। परिजनों के मुताबिक देर रात गांव का ही रहने वाला गोविंद धारदार हथियार के साथ घर में घुस गया और शारदा देवी और उनकी बेटी पर चाकू से कई वार कर दिए। मौके पर जब परिवार की एक महिला पहुंची तो पहचान होता देख आरोपी ने उस पर भी हमला कर दिया। मौके पर ग्रामीणों का पहुंचता देख आरोपी वहां से फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। 2 हफ्ते पहले ही मृतक युवती की सगाई हुई थी। कमाल खान हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। कमाल, एक और ऐसा वाकया जो दिखाता है कि यूपी में कहीं ना कहीं कानून का खौफ वो नहीं है और एक आशिक घर में घुसकर युवती की, उनकी मां की हत्या कर देता है। हाँ, बिल्कुल जाहिर सी बात है, जब इस तरह के बड़े अपराध होते हैं तो वो तभी होते हैं जब अपराध करने वाले को पकड़े जाने का या पुलिस का खौफ ना हो और वो बिल्कुल आमादा हो अपराध करने के ऊपर। और मोटे तौर पे ये लग रहा है, जो गांव के लोगों से बातचीत से पुलिस को जानकारी मिली है कि लड़के और लड़की में पहले दोस्ती थी और बाद में लड़की की शादी कहीं और तय हो गई। अब 2 चीजें हो सकती हैं। हो सकता है लड़की ने अपनी मर्जी से दूसरी जगह शादी तय की हो, अपनी मर्जी से शायद इस लड़के के साथ अपने रिश्ते को जारी रखना ठीक ना समझा हो, कोई ऐसी चीज देखी हो और लड़का शायद ओवर पॉजिटिव हो जिसके वजह से वो घर में गया और लड़की को भी कत्ल कर दिया, लड़की की मां को भी कत्ल कर दिया। लेकिन मोहब्बत में ओवर पॉजिटिव होना एक अलग इशू हो सकता है, लेकिन जिस जघन्य तरीके से चाकुओं से गोद के मारा गया है, ये एक हिंसक मेंटालिटी को दर्शाता है। तो ये बहुत भयानक है। लेकिन अब अभी पूरी तरह ये साफ नहीं है कि क्या ये एक तरफा मोहब्बत या उसकी दोस्त की कहीं और शादी लग जाना ही इसके पीछे वजह है या कोई और वजह तो सामने नहीं आई है। मोटे तौर पे ऐसा लग रहा है कि अगर लड़के लड़की में दोस्ती थी और लड़की की शादी दूसरी जगह लग गई, शायद उसके रिएक्शन में उसने ये इतना बड़ा अपराध किया है। लड़का पकड़ा जाएगा तो और जानकारी मिलेगी। पुलिस ने 5 टीमें बना दी हैं और लड़का जहां जहां भी मिलने की उसके इम्कानात हैं वहां पे दबिश दे रही है। शुक्रिया कमाल इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, कानपुर का जिक्र करते हैं। कानपुर में अस्थाई जेल में बंद एक दुष्कर्म आरोपी की रविवार को मौत हो गई। इससे पहले आरोपी की ग्रामीणों ने पिटाई कर दी थी। पुलिस ने आरोपी का मेडिकल कराने के बाद उसे अस्थाई जेल में भेज दिया था। इस मामले में परिजन पुलिस पर इलाज न कराने का आरोप लगा रहे हैं। थाना सचेंडी में शुक्रवार को 25 साल की युवती के साथ दुष्कर्म के बाद आरोपी फरार होने की कोशिश कर रहा था, जिसे ग्रामीणों ने पकड़ लिया था और उसकी जमकर पिटाई कर दी थी। और अब खबर सिंघू बॉर्डर से। सिंघू बॉर्डर के पास फायरिंग हुई है। कल रात 11 बजे की घटना है ये, जब कुछ युवक चंडीगढ़ नंबर की गाड़ी से आए थे। उस वक्त किसानों का लंगर चल रहा था। लड़कों की किसानों से किसी बात पर कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद युवकों ने फायरिंग कर दी। टीडीआई मॉल के गेट के पास ये फायरिंग हुई है और फायरिंग के वक्त लंगर चल रहा था, जैसा कि हमने आपको बताया। और यह भी बताया जा रहा है कि पानी को लेकर यह पूरा बहसबाजी हुई थी, जिसके बाद वो लड़के वहां से निकल गए और उसके बाद वापस आए और फायरिंग की। ये फायरिंग सिंघू बॉर्डर पर जो कोंडली का इलाका है सोनीपत में, वहां पर हुई है। पुलिस के मुताबिक बीती रात करीब 11 बजे उन्हें जानकारी मिली कि कोंडली के पास जो टीडीआई मॉल है वहां पर कुछ लोगों ने फायरिंग की है। जब पुलिस मौके पर पहुंची और किसानों से पूछताछ की तो ये जानकारी मिली कि एक चंडीगढ़ नंबर की कार यहां पर आई थी, जिसमें कुछ लड़के सवार थे और वो लंगर के पास आए। उन्होंने लंगर चला रहे लोगों से पानी मांगा और उसके बाद कुछ झगड़ा हो गया। झगड़े के बाद आरोपी लड़के वहां से चले गए, लेकिन कुछ देर बाद दोबारा आए और दोबारा फिर 3 राउंड हवाई फायरिंग की। हालांकि राहत की बात यह रही
कि इस फायरिंग में कोई घायल नहीं हुआ है। मौके से कुछ खाली कारतूस भी मिले हैं। इस मामले में जो सोनीपत पुलिस है उसने केस दर्ज कर लिया है, लेकिन अब तक ये साफ नहीं हुआ है कि ये फायरिंग करने वाले कौन लोग हैं, इसके पीछे मकसद क्या है, ये लोग सिंघू बॉर्डर पर क्यों आए थे। तो पुलिस ने जो वहाँ पर किसान थे उनके बयान दर्ज किए हैं और बयान दर्ज करने के बाद एक केस दर्ज किया है और जो आरोपी हैं उनकी पहचान की जा रही है, उनकी तलाश की जा रही है। लेकिन जिस तरह से पूरी घटना हुई है वो काफ़ी चौंकाने वाली है कि आखिर इतने किसानों के बीच में, जहां पर बड़ी संख्या में रात में लोग होते हैं, वहां पर कोई कैसे आया और फायरिंग की घटना को अंजाम दे गया। तो फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है क्राइम रिपोर्ट इंडिया में, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे चेन्नई में पकड़ा गया सोना। बटला हाउस एनकाउंटर मामले में एक आरोपी आरिज खान को लेकर दिल्ली का साकेत कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। ये दोपहर 2 बजे सुनाया जाएगा। आरिज बटला हाउस एनकाउंटर के बीच फरार हो गया था। उसे फरवरी 2018 में गिरफ्तार किया गया। आरिज पर देश में कई जगह बम धमाकों का आरोप है। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने शाहीन बाग के कारोबारी से 50 लाख रुपए की फिरौती मांगने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मोइन और आदिल के तौर पर हुई है। ये दोनों खुद को तिहाड़ में बंद कुख्यात गैंगस्टर नीरज भवानी और हाशिम बाबा का गुर्गा बताकर फिरौती की मांग कर रहे थे। व्यापारी ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया था कि 6 फरवरी को उसके पास तिहाड़ जेल से फोन आया था, जिसमें फोन करने वाले ने खुद को नीरज भवानी बताते हुए 50 लाख की फिरौती की मांग की थी। ऐसे फोन बाद में भी आए थे। पुलिस ने जब जांच आगे बढ़ाई तो पता चला कि फोन करने वाला आदिल है और इस काम में मोइन ने भी उसकी मदद की थी। दरअसल आदिल शिकायतकर्ता से बदला लेना चाहता था, क्योंकि एक बार धुलाई के लिए दी गई जीन्स खराब होने की वजह से शिकायतकर्ता ने उसके पैसे नहीं दिए थे। और जल्दी जल्दी अब आपको कुछ और क्राइम से जुड़ी हुई खबरें दिखा देते हैं। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने रविवार को शहर में ध्वस्तीकरण अभियान चला। अवैध निर्माणों को बुलडोजरों से गिरा दिया। इस कार्यवाही के दौरान भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई। ल्यूकरगंज मोहल्ले में नजूल भूमि पर अवैध निर्माण को हटाया गया है। ये जमीन माफिया अतीक अहमद के कार्यालय के नजदीक है। इसमें अतीक अहमद द्वारा अवैध निर्माण कराए जाने की बात कही जा रही है। महाराष्ट्र में ड्रग्स कारोबारियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। ठाणे पुलिस ने 100 किलो गांजे के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। ठाणे पुलिस के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त दत्ता कराले के मुताबिक खुफिया सूत्रों से गांजा सप्लाई होने की जानकारी मिलने के बाद जाल बिछाया गया था और जैसे ही आरोपी वहां पहुंचा तो उन्हें 100 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है। चेन्नई में लगातार एयर कस्टम के अधिकारी सोने की बरामदगी कर रहे हैं। विदेश से आने वाले यात्रियों से जांच में कई बार सोना मिला है। इस बार टीम ने 730 ग्राम सोना बरामद किया है, जिसकी बाजार में कीमत करीब 36 लाख रुपए है। तो क्राइम रिपोर्ट इंडिया में फिलहाल इतना ही। आप रहें सजग और सतर्क। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत।